चैप्टर के अगले टॉपिक पर जाने से पहले हम काबुल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि मध्य युग में काबुल की क्या महत्ता थी, काबुल क्यों प्रसिद्ध था। आपकी किताब में छोटा सा एक संदर्भ दिया है काबुल का। अभी हम काबुल के बारे में पता रखते हैं कि उस समय काबुल के अंदर या काबुल क्यों प्रसिद्ध था या काबुल का यहां पर जिक्र क्यों किया गया है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में, उस समय भी महत्वपूर्ण शहर था, व्यापारिक शहर था, और चूंकि पहाड़ी प्रदेश है इसलिए इसका राजनीतिक और वाणिज्यिक रूप से इसको अच्छा माना जाता था। देखिए, काबुल पहाड़ी प्रदेश, इसलिए राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। हम काबुल की बात कर रहे हैं अभी। छोटा सा आपके टॉपिक दिया है काबुल क्यों फेमस था, छोटा सा प्रश्न आ जाता है कई बार, और ब्लैंक स्पेस में आप देखेंगे तो प्रश्न दिया हुआ है। और काबुल और कंधार दोनों ऐसे इलाके थे, ऐसे क्षेत्र थे जो रेशम मार्ग से जुड़े थे। आपने 6th क्लास में रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा है। काबुल तथा कंधार, जो चीन से रेशम मार्ग आता था, काबुल तथा कंधार रेशम मार्ग से भी जुड़े थे। चित्र में आपने देखा है काबुल की स्थिति, वर्तमान अफगानिस्तान। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि काबुल का हम जिक्र यहां पर क्यों कर रहे हैं। काबुल जो है वो घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। यही प्रश्न है कि काबुल जो है वहां पे जो क्या ज्यादा बिकता था या किसके लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध था, तो घोड़ों के व्यापार का केंद्र, घोड़ों के व्यापार का केंद्र था काबुल। ये ध्यान रखना। उस समय फ्रांस के एक यात्री बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने यहां की यात्रा की थी, काबुल की, और इसके बारे में जिक्र किया था। तो हम यहां छोटा सा उसका संदर्भ देंगे कि 17वीं सदी में फ्रांस के यात्री, वो व्यापारी भी था ना, फ्रांस के व्यापारी, और व्यापारी भी कैसा, हीरा व्यापारी, जौहरी था। फ्रांस के व्यापारी और यात्री बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर पूरा नाम इसका, 17वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन भारत के अंदर काबुल की उसने यात्रा की और वहां पर जो उसने व्यापारिक परिदृश्य देखा, रहने वाला यह फ्रांस का था। इसने यहां पर व्यापार का जिक्र किया था। फ्रांसिस टैवर्नियर ने काबुल के व्यापार का वर्णन किया। सत्रहवीं शताब्दी में, याद रखना, अगर मैं यहां पर 1638 से 1663 लिखूं, 17वीं शताब्दी, और इसने 6 बार भारत की यात्रा की। कितनी बार यात्रा की बेटा? 6 बार इसने। देखिए, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी कहीं, आपकी किताब में नहीं है इतना डिटेल में, ना आपको किसी पीपीटी में मिलेगा, ना आपको किसी पीडीएफ में मिलेगा, ना कोई कट पेस्ट करने वाला है वो बता पाएगा। वही बता पाएगा जिसने इतिहास को पढ़ा है, इसको जिया है। आप नवो एकेडमी के साथ हैं, नोट्स बनाते रहिए और स्टडी का आनंद लेते रहिए। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर 6 बार 1638 से 1663 के मध्य 6 बार भारत की यात्रा की इसने। 17वीं शताब्दी में फ्रांस का रहने वाला था, काबुल की यात्रा पर आया था। काबुल के व्यापार का इसने वर्णन किया। इसने कहा कि काबुल में हर वर्ष 30,000 रुपए का घोड़ों का व्यापार होता है। प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का घोड़ों का व्यापार। कहां पे? काबुल में। तो काबुल घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मेवे। मेवे आप समझते ही हैं, सूखे मेवे होते हैं,
काजू बादाम पिस्ता बहुत अच्छे लगते हैं। खजूर जिसके लिए जाना जाता है ना, अफगानिस्तान और उससे लगता हुआ जो अरब का जो बेल्ट है। मेवे, खजूर, गलीचे बिछाने के लिए, सुंदर सुंदर दरिया होती है, गलीचे कहलाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब घर में बिछाते हैं। रेशमी कपड़े, ताजे फल, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल तथा गुलाम के रूप में लोग तथा गुलामों को लाया जाता था या व्यापार किया जाता था। ये इनका व्यापार होता था। इनका मेवे है, खजूर है, गलीचे है, रेशमी कपड़े है, ताजे फल है, ऊंट है, और गुलाम, लोगों को गुलाम बना करके भी इधर से उधर व्यापार किया जाता था। हम अफगानिस्तान के काबुल की बात कर रहे थे। काबुल का छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। देखिए वापस, काबुल अफगानिस्तान का शहर, वर्तमान में राजधानी, पहाड़ी प्रदेश था, इसलिए राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये और कंधार, ये दोनों रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट, घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। 17वीं सदी में फ्रांस का जो जौहरी व्यापारी था, हीरा व्यापारी बैप्टिस्ट टैवर्नियर यहाँ की यात्रा पर आया। उसने काबुल के बारे में, व्यापार के बारे में वर्णन किया है। कुल मिला के बैप्टिस्ट टैवर्नियर 6 बार भारत की यात्रा पर आया। पीरियड 17वीं शताब्दी, मैंने बता दिया 1638 से 1663। इसने बताया कि हर वर्ष 30,000 रुपए का घोड़ों का व्यापार होता है। आज के जमाने में 30,000 कुछ नहीं, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा थे। यहां से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल और गुलाम लोगों को खरीद करके व्यापार के रूप में लाया जाता था। मतलब वहां से, काबुल से व्यापार होता था इन चीजों का। अब हम बात करते हैं नगरों में शिल्प। नगरों में शिल्प, अब हम शिल्पी जन की तरफ आ गए हैं। नगरों में शिल्प, नगरों में शिल्प मैं शुरू कर रहा हूं, और जिसका सबसे ज्यादा जिक्र है, जिसका पहला जिक्र है, वो है बीदरी शिल्प। अब ये बीदरी शिल्प शब्द बना है बीदर से। बीदर एक दक्षिण भारत की रियासत थी, प्रांत था बीदर। अब ये बीदर आया कहां से, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे चर्चा चाहूंगा। शिल्प में हम बीदरी शिल्प पढ़ रहे हैं, लेकिन बीदरी शिल्प बना है बीदर से। बीदर आया कहां से? आपने जब दिल्ली के सुल्तान वाला चैप्टर पढ़ा था बेटा, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हमने प्रतिभावान पागल कहा था, रक्त पिपासु कहा था, उस मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत के अंदर एक मुस्लिम रियासत का उद्भव होता है, और उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। याद रखना, 1347 ईस्वी में जब उत्तर भारत में दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य, याद रखना, यह बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम सल्तनत थी। यहां का शासक मुस्लिम था, मुस्लिम सल्तनत। और इस बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हसन गंगू। हसन गंगू इसका संस्थापक था, बहमनी साम्राज्य का। अब होता क्या है, धीरे धीरे रियासत बड़ी होती है, लेकिन कालांतर में इतनी बड़ी हो जाती है कि ये संभलती नहीं है और इसके 5 भाग हो जाते हैं। कालांतर में जो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार तथा बीदर। अब आया ना बीदर। ये है बीदर। यहां से बीदर में जो शिल्प कला विकसित हुई, इसको कहा गया बीदरी शिल्प। बीदर आया कहां से? वो बहमनी साम्राज्य की मुस्लिम जो सल्तनत थी, जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी, उसका एक पार्ट था। कुल मिलाकर के बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था, और इसका विजयनगर के साथ हमेशा झगड़ा चलता, जैसे भारत पाकिस्तान होना वैसे था। चूंकि विजयनगर जो है एक हिंदू राज्य था, वहां का शासक हिंदू था, और ये मुस्लिम सल्तनत थी। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी,
1347 में, जब उत्तर भारत में दिल्ली में सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। बिदरी शिल्प आया कहां से, वो मैंने आपको बताया। अब हमें पढ़ना है बिदरी शिल्प में था क्या। यहां पर पांचों सल्तनत का नाम आप लिखेंगे, भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहमनी के 5 टुकड़े हो गए बाद में, तो इनके नाम वे आपको याद रखिए, लिखिए इसको। फिर हम आगे बढ़ाते हैं नगरों में शिल्प, और बिदरी शिल्प की क्या क्या विशेषताएं थी वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बिदरी शिल्प को पढ़ते हैं। अब हम विधिवत रूप से बिदरी शिल्प को जानते हैं कि बिदरी शिल्प था क्या। ये तो हमने समझ लिया कि बिदरी शिल्प आया कहां से था, बिदर से बना था बिदरी। अब सबसे पहले जो इसकी विशेषता थी, किसके लिए जाना जाता था बिदरी शिल्प, या बिदर की जो शिल्प कला है वो तांबे और चांदी की जड़ाई के लिए जानी जाती है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कि तांबे और चांदी की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध। तांबे और चांदी की जड़ाई का काम होता था, बिदरी शिल्प इसलिए जानी जाती थी। इसके अलावा बिदर में और क्या होता था, हम पढ़ रहे नगरों में शिल्प, तो बिदर नगर को लिया यहां पर। यहां का पंचाल या जो विश्वकर्मा समुदाय था बिदर में, यहां का पांचाल 5 जातियां, या फिर विश्वकर्मा समुदाय भी कहते थे। पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय जिसके अंदर 5 जातियां शामिल थी। पंचाल नाम इसी से पड़ा है। सोनार, सोने का काम करने वाले, कंसेरे, कांसे का काम करने वाले, लोहार, लोहे का काम करने वाले। देखिए सोनार, लोहार, कंसेरे, राजमिस्त्री जो राज परिवार का काम संभालते थे, राजमिस्त्री, और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई। ये 5 जातियां, ये 5 जातियां जो है यहां पर सारा शिल्प का काम देखती थी। ये मंदिर निर्माण में पारंगत थी। बढ़ई मंदिर निर्माण में पारंगत थे, या होशियार थे, या दक्ष थे। दक्ष थे। आगे चलते हैं। पहले हो गया चांदी और तांबे की जड़ाई के लिए, फिर मंदिर का काम हो गया शिल्प में। इसके अलावा जैसे कि राजमहल है और दूसरे जो भवन है, राजमहल, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशय का निर्माण भी यहां की विशेषता थी। राजमहल, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशय, तालाब जलाशय का निर्माण भी किया जाता था। कहां पे, बिदरी शिल्प के अंतर्गत। विशेषताएं पूछे तो सब लिखना है आपको। इसके अलावा 2 जातियां थी, साले और केकोला, जो कपड़ा निर्माण में सिद्ध थे या कपड़ा निर्माण में दक्ष थे। यहां के साले, हमने सालीय पढ़ा था ना, सेम है साले तथा केकोला, याद रखना। यहां के साले तथा केकोला ये बुनकर जातियां थी, कपड़ा निर्माण में दक्ष। केकोला जैसी बुनकर जातियां कपड़ा निर्माण में दक्ष थी। कपड़ा निर्माण में दक्ष थी। सोने चांदी और तांबे का काम देख लिया, मंदिर का निर्माण हो गया, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशय हो गए। अब कपड़े पे भी आ गए हम, कपड़ा भी निर्माण हो रहा है। शिल्प की देखिए, बिदरी शिल्प की ये जो महिमा थी उसमें केवल एक ही क्षेत्र नहीं था, बहुत सारे क्षेत्र जो है इसके अंदर विकसित थे। अब जब कपड़ा बुनते, कपड़ा का जो व्यापार है या कपड़ा निर्माण की जो प्रक्रिया है या जो बुनकरों का
जो प्रोफेशन है वो इतना डेवलप हो गया तो बहुत सारे नए नए काम भी विकसित हुए। जैसे जब कपड़ा बने थे तो कपास को साफ करना पड़ता है, सूत काटना पड़ता है, रंगने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये भी डेवलपमेंट हुआ। देखिए, कपास साफ करना, उसके बाद में सूत काटना, कपास साफ करना, सूत काटना, कपड़ा रंगना, जैसे व्यवसाय विकसित हुए तो ये भी अलग से यहां पे डेवलप हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दो चित्र दिए हैं। एक आपके शॉल का बॉर्डर दिया हुआ है, कपड़ा, जिसको कपड़ा निर्माण के तहत हम लेंगे। एक पीतल का मोमबत्ती दान दिया हुआ है। उदाहरण में लिख सकते हैं हम बिदरी शिल्प के दो उदाहरण चित्र में भी आपको नजर आया है। पीतल का मोमबत्ती दान और ये जो शॉल, कपड़ा, जो शॉल आपको नजर आई थी, शॉल का बॉर्डर। तो ये है नगरों में शिल्प। और शिल्प में भी बीदर का एग्जाम्पल लिया था, वो हमने देखा। बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा उसमें ज्ञान लगाने वाली बात नहीं है। जब बीदरी शिल्प का जिक्र आया, आपसे पूछे तो पॉइंट वार आंसर दीजिएगा कि ये तांबे और चांदी की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का जो पंचाल या विश्वकर्मा समुदाय है, जिसमें 5 जातियां थी, सोनार, लोहार, कंसेरे, राजमिस्त्री और बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाले, ये मंदिर निर्माण में दक्ष थे। फिर मंदिरों के साथ में राजमहल बनाना, बड़े बड़े भवन, तालाब, जलाशय का निर्माण हुआ। फिर यहाँ के साले और केकोलार, ये दो बुनकर की जातियां, एग्जाम में आता है। साले, केकोलार क्या है? ये कपड़ा निर्माण में दक्ष थी और इसके साथ ही कपास को साफ करना, सूत काटना और कपड़ा रंगने जैसे व्यवसाय भी यहाँ विकसित हुए। एग्जाम्पल आपने 2 ले लिए, चित्र के माध्यम से आपने समझ लिया। ये है नगरों में शिल्प। नगर पढ़ लिया, व्यापारी पढ़ लिया, शिल्पी जन पढ़ लिया। अब 3 नगरों की बात होगी अगले वीडियोस में, हम्पी, सूरत और मछलीपट्टनम। तीनों का अलग अलग क्या महत्व था, क्या यहां पे विकसित हुआ, लोगों ने इसको किस तरह से देखा, क्या क्या विशेषताएं थी, लेकिन समझेंगे वो अगले वीडियो में। फिलहाल आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।